हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ। अगर आप उस इंसान को, उस शख्स को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो किसी समय आईने में देख लेना। आईने में जो दिखेगा वही आपकी ज़िंदगी बदलेगा। समझ गए होंगे आप। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखा है, इसको खुद ने एक्सप्लेन करना है। डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसके थ्योरी लिखते चले जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में अपन ने केवल टाइप पढ़े हैं, सारे के सारे उसके जितने भी टाइप थे। अब अपन बात करेंगे उसकी मैकेनिज्म किस प्रकार फंक्शन करता है। तो बहुत ही क्लियर डायग्राम मैंने बना रखा है। आपको पता है ट्रांसपीरेशन के समय या स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के समय हमें लीफ की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे ही अपन ने वास्पोरेशन के बारे में पढ़ा है, और ऐसे ही अपन ने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा है। एब्जॉर्प्शन में भी फंक्शन कहाँ से होता है? लीफ से, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं एब्जॉर्प्शन में। तो दोनों कंडीशन में लीफ की बहुत बड़ा योगदान है। तो डायग्राम आपके सामने है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, क्यूटियल, क्यूटिकल, स्टोमेटा। मतलब यहाँ एक कम स्टोमेटा एक ही बनाया है, लोअर पे ज़्यादा बनाया है, दो। इट मीन्स डाइकोट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। बंडल शीट दिखाई है सेंटर में। ये दो टाइप के सेल आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू, जो कि मीजोफिल बोलते हैं इनको। मीजोफिल इज इक्वल टू पैलिसेड प्लस स्पॉन्जी टिश्यू। अब फंक्शन देखिए इसके अंदर, बहुत ईजी है। जब किसी प्लांट में एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है तो पहले स्टोमेटा में पानी आएगा, स्टोमेटा से स्टोमेटल कैविटी में, स्टोमेटल कैविटी से स्पॉन्जी सेल में, और देन जाइलम के अंदर। ये एक प्रोसेस चलता है अगर वो बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सेम पॉइंट इन ट्रांसपीरेशन की बात करें तो ट्रांसपीरेशन में आपने लिखना है जब स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है या रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो सर्वप्रथम जाइलम से वाटर स्पॉन्जी सेल में आएगा, दैट इज द स्पॉन्जी सेल। स्पॉन्जी सेल से स्टोमेटल कैविटी में जाएगा। ये स्टोमेटल कैविटी दिखा रखी है। स्टोमेटल कैविटी से स्टोमेटा में, जैसे गार्ड सेल या सब्सिडी सेल में, और स्टोमेटा से तो ये बाहर वातावरण में निकल जाएगा। ये एक प्रोसेस है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन का। मतलब ये जो मैंने रेड कलर की एरो दिखा रखा है, दैट इज द ट्रांसपीरेशन। जाइलम से ऑटोमेटिक वाटर का लॉस हो रहा है स्टोमेटा द्वारा, और वाटर वेपर के रूप में बाहर निकल रहा है। और जो मैंने ब्लू कलर की कंडीशन दिखा रखी है, ये आपको बताना है इसी पोजीशन में जाइलम अंदर भी प्रवेश करेगा एब्जॉर्प्शन के पॉइंट से। सो दैट इज द स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। किस प्रकार स्टोमेटा द्वारा ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया होती है। अब अपन बात करेंगे सेकंड पॉइंट, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटल मूवमेंट। मतलब ऐसी मूवमेंट जो केवल फ्लैशी प्लांट में मिलेगा। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, दैट इज द नागफनी एंड ब्रायोफिलम। ये फ्लैशी प्लांट होते हैं, मास्लोथ बीज जिसे हम बोलते हैं, उनमें मिलेगा। इनमें उल्टा है बेटा मामला, क्योंकि अभी तक अपन बात करते हैं ना, डे में स्टोमेटा ओपन होते हैं और रात में बंद होते हैं, परंतु यहाँ उल्टा है। यहाँ नाइट में ओपन होते हैं और डे में बंद होते हैं। इसकी भी छोटी सी प्रक्रिया मैंने लिख दी, आप आराम से इसकी थ्योरी बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन नाइट, पहले तो नॉर्मल लिख देंगे, नागफनी एंड ब्रायोफिलम में स्कोटो एक्टिव मूवमेंट पाया जाता है, जिसमें नाइट में स्टोमेटा ओपन होते हैं और डे में क्लोज होते हैं। क्यों? अब प्रोसेस सुने। जो नाइट के समय जो प्लांट में ग्लूकोज का स्टोर होता है, ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बनिक एसिड या मैलिक अम्ल का निर्माण करता है। मैलिक अम्ल इज ए कार्बनिक एसिड। उसी कार्बनिक एसिड की वजह से या मैलिक एसिड की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ये नाइट में प्रोसेस होता है। डे में क्या होगा? वही कार्बनिक अम्ल या वही मैलिक अम्ल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। जिससे ज़्यादा स्टोमेटा CO2 बाहर ना निकले, इसलिए स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाएंगे। तो ये स्कोटो एक्टिव मूवमेंट है, क्योंकि CO2 की में प्लांट का अगर मात्रा अधिक होती है तो स्टोमेटा 100% क्लोज हो जाते हैं। दैट इज द स्कोटो एक्टिव स्टोमेटल मूवमेंट। अब अपन बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसकी बहुत सारी थ्योरी है। एक थ्योरी को अपन पढ़ते हैं अभी। गार्ड सेल्स में
स्फीत अवस्था व शिलत अवस्था। एक नॉर्मल थ्योरी है, किसी साइंटिस्ट ने दिया, एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ से बताया। आगे जो अपन थ्योरी पढ़ेंगे वो डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम भी होंगे। सिंपल हिंदी आप थ्योरी बना सकते हो, क्या लिखेंगे इसमें, गार्ड सेल में स्फीत अवस्था और शिलत अवस्था, मतलब टर्जिट और फ्लैसिड। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, जब गार्ड सेल अपनी सहायक कोशिकाओं से या अपनी सब्सिडरी सेल से वाटर एब्जॉर्ब करके या वाटर लेकर फूल जाता है, वाटर ग्रहण करके फूल जाता है, तो जिससे उसकी इंटरनल जो सेल होती हैं या इंटरनल लेयर होती हैं वो आपस में अलग अलग होती हैं, गार्ड सेल ओपन हो जाते हैं। इट मीन्स ओपनिंग के समय में जब प्लांट में स्टोमेटा ओपन होते हैं उस समय गार्ड सेल टर्जिट अवस्था में होते हैं, ये याद रखना। सेकंड पॉइंट, उसी प्रकार जब जल त्याग कर गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं उस समय स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की जो गार्ड सेल की इंटरनल लेयर है वापस में आके फ्यूज़ हो जाती हैं और जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं। बस इतना याद रखना है आपने, ओपनिंग के समय गार्ड सेल टर्जिट और क्लोजिंग के समय गार्ड सेल फ्लैसिड होते हैं। इससे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कन्फर्म। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। पहले टॉपिक में अपन ने पढ़ा टर्जिट एंड फ्लैसिड के बारे में, गार्ड सेल। अब ओपनिंग क्लोजिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अलग अलग 1.5 नंबर के क्वेश्चन भी आए हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आया है, और कंप्लीट थ्योरी को आप ओपनिंग क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आता है अपना स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट कहते हैं, लॉयड कहता है, 1908 में दिया था, वो कहता है सनलाइट और डार्क के पॉइंट ऑफ से स्टार्च शुगर में, शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होता है। जैसे स्टार्च सनलाइट के प्रेजेंस में शुगर में कन्वर्ट होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इट मीन्स ये डे टाइम में हो रहा है सारा काम, क्योंकि सनलाइट है ना। शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होता है, डार्क में होता है, ये डार्क में होता है, तो ये स्टोमेटा क्लोज होते हैं उस समय रात को। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब इसी प्रोसेस को लेकर, मतलब स्टार्च शुगर को लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। मैंने आपको एक डायग्रामेटिक कंडीशन दे रखा है, इसकी थ्योरी खुद बनानी है अपने आप। जैसे नंबर 1 अकॉर्डिंग टू J.D. सायरे, आपने ये याद कर लिया, थ्योरी बन गई। कैसे, देखें, अकॉर्डिंग टू J.D. सायरे के अनुसार ओपनिंग एंड क्लोजिंग में pH का सबसे प्रमुख योगदान होता है। कैसे, जब स्टार्च शुगर में बदलता है लाइट की प्रेजेंस में, तो उस समय pH का मान 7 से 7.5 किस में, गार्ड सेल में हो जाता है, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, जब यही शुगर रात में स्टार्च में बदलेगा तब pH 4.2 से 5 हो जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्च बन जाता है। ओके, अब ये तो उसने दे दिया, अब ये इसने आगे लिख दिया भी pH होती कैसे, बढ़ती कैसे है। वो लिखता है पीएस मैंने फोटोसिंथेसिस, शॉर्ट में लिखा है मैंने प्रकाश संश्लेषण। पीएस मैंने फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का यूज होता है, जिससे गार्ड सेल का पीएच जो 7 से 7.5 स्टोमेटा ओपन। बस याद हो गया, थ्योरी लिख दी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, क्योंकि डे में प्रकाश संश्लेषण होता है, उस समय CO2 का यूज होगा। उस CO2 के ज़्यादा यूज होने से गार्ड सेल का pH 7 से 7.5 तक हो जाएगा, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाएगी। वेरी गुड। अब नाइट में क्या आता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, पीएस मैंने प्रकाश फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो क्या होगा, प्लांट में CO2 की मात्रा यूज नहीं होगी ना, तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो गार्ड सेल का pH कैसे होगा, 4.2 से 5, स्टोमेटा क्लोज। तो इसने आगे दे दिया pH के अकॉर्डिंग, pH के अकॉर्डिंग भी स्टोमेटा ओपन क्लोज होते हैं। बस ये याद रखना, J.D. सायरे ने 1923 में pH के अकॉर्डिंग बताया स्टोमेटा एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में। बी पॉइंट आएगा अकॉर्डिंग टू, ये भी क्लियर। अब आएगा अकॉर्डिंग टू यंग एंड टन, 1948 में, 1948 में दिया था। सेम पॉइंट, इसने नई चीज़ दे दी, इसने लाइट को सेम रखा, डार्क को सेम रखा, पीएच को सेम रखा, ये दोनों को सेम रख रहा है। तो नई चीज़ क्या दी, इसने नई चीज़ दे दी फास्फोराइलेज एंजाइम। वो कहता है एक नई चीज़ ऐड कर दी, थ्योरी बन गई। शुगर स्टार्च शुगर में, शुगर स्टार्च में सेम कन्वर्ट होगा, पीएच भी वही रहेगी, बट दोनों की पोजीशन को चेंज करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज नोन एज फास्फोराइलेज।
फास्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही स्टार्च शुगर और शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होती है। ये आ गया अकॉर्डिंग टू यंग एंड टन में, हो गया। थर्ड पॉइंट आएगा इसके अंदर स्टीवर्ड की परिकल्पना। अब नया वैज्ञानिक 1964 में उसने थोड़ा और एक्टिवेट कर दिया, थ्योरी आपकी बड़ी कर दी। क्या कहता है, डे टाइम में स्टार्च जो पड़ा होता है उसके अंदर वो फॉस्फेट से प्रक्रिया करके या फॉस्फेट से क्रिया करके फास्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाएगा। आपको केवल ये इक्वेशन याद करनी है, थ्योरी अपने आप लिखते आओ। रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरी कैसे लिखोगे। डे टाइम में अकॉर्डिंग टू स्टीवर्ट, डे टाइम में स्टार्च फॉस्फेट से क्रिया करके फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण करता है। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम का नाम याद रखना, फास्फोग्लूकोम्यूटेज की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगा। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाद में फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण कर देगा, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और फॉस्फेट अलग हो जाएगा। लिख दी थ्योरी। आपको 3 रिएक्शन तो याद करने, लिख लिख के याद करते आओ। नाइट में क्या होगा, यही ग्लूकोज एटीपी के साथ क्रिया करके, इसको सही लिख देते हैं, एटीपी के साथ क्रिया करके हेक्सोकाइनेज एंजाइम की पोजीशन याद रखना बेटा, हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाएगा। नाइट में याद करवा रहा हूँ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फास्फोराइलेज की एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च और फॉस्फेट का निर्माण करता है। स्टार्च बनता है जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो इट मीन्स ये क्लियर कर दिया, इसमें 2 एंजाइम यूज होते हैं मेनली, क्योंकि फास्फोराइलेज तो सेम है ना, फास्फोराइलेज एंड फास्फोग्लूकोब्यूटेज। नाइट में 2 एंजाइम कौन कौन से हैं, हेक्सोकाइनेज और फास्फोराइलेज। तो इसने थोड़ा सा एक नया स्टेप बता दिया। अभी इसमें नए नए मतलब स्टार्च से ग्लूकोज बनते समय कौन कौन से स्टेप बनते हैं और कौन कौन से एंजाइम इसमें लगते हैं। अल्टीमेटली वो भी यही कहता है, स्टार्च से ग्लूकोज बनेगा तो ओपन, ग्लूकोज से स्टार्च बनेगा तो क्लोज। ये थर्ड पॉइंट है स्टीवर्ड की परिकल्पना। चलिए नेक्स्ट, मैकेनिज्म ओपनिंग क्लोजिंग की थर्ड थ्योरी में आएगा, थ्योरी ऑफ पोटेशियम ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल रेगुलेशन। जैसे अपन ने अभी 2 थ्योरी पढ़ी, उसके अलग अलग वैज्ञानिकों के विचार सुने। पहले थ्योरी टर्जीड एंड फ्लैसिड के बारे में थी, गार्डसेल के। दूसरी थ्योरी स्टार्च एंड शुगर के अकॉर्डिंग थी। एंड तीसरी थ्योरी जो अपन पढ़ते हैं वो थ्योरी ऑफ पोटेशियम, ये पोटेशियम आयन जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे और हार्मोनल रेगुलेशन का काम करेगा। लेविट साइंटिस्ट का नाम याद रखना। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। जैसे वही पॉइंट मैंने आपको थ्योरी दे दी, अब उसकी खुद की थ्योरी आप लिखते हैं। ये आपको एक चार्ट याद करना है, थ्योरी बन गई। लेविट ने 1974 में बताया। वो बताता क्या है, सुनना। वो कहता है, साइंटिस्ट कहता है, स्टार्च सर्वप्रथम डे टाइम में स्टार्च फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज, एसिड का नाम याद रखना, फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में मेलिकेमल बनता है। उस मेलिकेमल का वियोजन होता है। वियोजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग होना, स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे मेलेट और हाइड्रोजन में टूट जाएगा H पॉजिटिव आयन में। वो H पॉजिटिव आयन गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ मैंने बॉक्स में लिख दिया ताकि याद रहे, जैसे ये गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा, H के बाहर जाने पर इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव आयन इसकी जगह पर आ जाएगा। तो ये लिख दिया, मेलेट जो ये वाला और K पॉजिटिव जो H के बाद आया, वो दोनों अब आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे, पोटेशियम मेलेट। अब ये पोटेशियम मेलेट, अब ये ध्यान से सुनना, पोटेशियम मेलेट जो है वैक्यूल में एंटर करेगा, रिक्तिकाओं में प्रवेश करेगा, कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में प्रवेश करेगा, मतलब एंडोस्मोसिस की क्रिया होगी। एंडोस्मोसिस की क्रिया होगी, इसका मतलब जल अंदर प्रवेश करेगा, सेल की टीपी बढ़ेगी, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। उल्टा चल जाओ, उसके बाद क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो गया। डे टाइम में ये काम चलेगा। नाइट में क्या होगा, नाइट में K बाहर हो जाए एवं H अंदर आ जाए। नाइट में क्या होगा, रात को क्या करेगा, जो H पॉजिटिव बाहर गया था वो एंटर कर जाएगा अंदर,
अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस से क्या होगा, पानी का लॉस हो जाएगा। पानी का लॉस हो जाएगा, सेल की टीपी कम हो जाएगी। सेल की टीपी कम हो जाएगी, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। दैट इज द थ्योरी ऑफ पोटेशियम ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल रेगुलेशन। बस इतना याद रखना बेटा, के पॉजिटिव एंड एच पॉजिटिव में चेंजिंग होगी। याद रख लो, डे टाइम में के पॉजिटिव काम कर रहा है, एंडोस्मोसिस की क्रिया हो रही है, और एच पॉजिटिव रात में काम कर रहा है और एक्सोस्मोसिस की क्रिया हो रही है। पहले अंतः प्रसरण, रात में बाह्य प्रसरण की क्रिया हो रही है। और दैट इज द थ्योरी ऑफ के पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल रेगुलेशन। बन गई थ्योरी, पॉइंट्स बनाओ, लिख दो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अब अपन टॉपिक के एंड में आ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग स्टोमेटल मूवमेंट। अब इसमें फैक्टर बताए हैं कौन कौन से स्टोमेटल मूवमेंट में फैक्टर करते हैं। लाइट, टेम्परेचर, खुद को लिखो, इसको अपने को लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने थ्योरी में भी नहीं दे रखा। लाइट, टेम्परेचर खुद की माइंड से लिखना है। अधिक लाइट है, स्टोमेटा की मूवमेंट अधिक होगी, मतलब स्टोमेटा ज़्यादा मूवमेंट करेगा या ओपन होगा। टेम्परेचर ज़्यादा है, स्टोमेटा ओपन होगा। एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, स्टोमेटा ओपन होगा। वाटर कंटेंट ऑफ लीफ, लीफ में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, स्टोमेटा ओपन। मैकेनिकल शॉक, ये याद है, मैकेनिकल शॉक जगह लगता है, बाह्य आघात से कोई लगता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है डे टाइम में भी, ठीक है। मिनरल स्टेटस बेस्ट है, स्टोमेटा ओपन। वही CO2 की कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या कंडीशन पढ़ा है, CO2 की निम्न सांद्रता रंध्रों में खुलने में सहायक होती है। CO2 की सांद्रता कम है, क्यों, क्योंकि CO2 यूज हो जाती है। अभी पढ़ा था ना, कब, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होता है, CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, स्टोमेटा इंक्रीज, मतलब बढ़ खुल जाएगा। O2 में क्या है, O2 खुलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। जब O2 की कमी होती है तो उस समय रंध्र तेजी से बंद हो जाते हैं। याद रखना, डे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना कई बार, उस समय स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये तो है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, अच्छी तरह इसको ध्यान, ये भी आपको अपनी लैंग्वेज में नोट बनाना है। ये 1.5 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर में भी डाल देता है और 1.5 नंबर में डाल देता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज एसेंशियल लेवल, क्या पूछेगा, एक्सप्लेन द ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल इवल, मतलब सिद्ध करो वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। पॉइंट को सुनना, वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक भी है और बुराई भी है। कैसे है, बहुत ध्यान से इसमें सुनना है बस, और कुछ नहीं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, अभी तक अपन एंड में पहुंच चुके हैं। वाष्पोत्सर्जन, जब पानी वाष्प के रूप में पौधों से बाहर निकलता है, एक्सेस वाटर, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये यहाँ क्लियर हो गया, पौधों में एक्सेस वाटर का बाहर निकलना अति आवश्यक है। परंतु आवश्यक बुराई क्यों है, परंतु आवश्यक बुराई कैसे है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन काफ़ी देर तक होता रहे तो उस समय ये बुराई बन जाता है। कैसे, सुनना। मान यहाँ एग्जांपल देंगे, यहाँ मान लो 1 एकड़ भूमि में अपन 2 प्लांट ले लेते हैं, ये भी 1 एकड़ वाला और ये भी 1 एकड़ वाला। दोनों में बराबर फसल, बराबर क्वांटिटी का पानी मिल रहा है, सब कुछ बराबर बराबर दे रहे हैं दोनों में। अब सुनना ध्यान से, आवश्यक बुराई, एक फील्ड में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की क्रिया हो रही है थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए प्लांट मुरझा जाते हैं, ठीक है, विल्टिंग हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए प्लांट मुरझा जाते हैं, परंतु वापस वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में या दूसरे फील्ड में वही प्लांट प्रॉपर दे रहे हैं, सब कुछ पानी प्रॉपर दे रहे हैं, परंतु यहाँ ट्रांसपिरेशन की क्रिया हो रही है, परंतु यहाँ ट्रांसपिरेशन की क्रिया ज़्यादा होगी और प्लांट ज़्यादा देर के लिए मुरझा गया वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। जब ज़्यादा देर के मुरझा गया, दोनों की फसल चेक की, दोनों की फसल का मतलब अगर इसमें 2 टन आ रहा है तो उसमें केवल 1 टन फसल मिलेगी, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आया था, 1 टन का डिफरेंस आया था। इसलिए इसको कहते हैं आवश्यक बुराई, मतलब परमानेंट विल्टिंग या टेम्परेरी विल्टिंग की कंडीशन से वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। बुराई इसलिए है बस मिल्टिंग कंडीशन में ना जाए, मतलब वो मुरझा ना जाए, मुरझा गया तो प्रॉब्लम आएगी 100%। मतलब यहाँ अल्टीमेटली ये कंडीशन होगी, अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा प्लांट ज़्यादा मुरझा गया तो उसकी पैदावार पर प्रॉब्लम आएगी, प्लांट की पैदावार कम हो जाएगी।
अब चलते हैं अपन इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन पॉइंट्स लिख दिए हैं, एक्सप्लेन करते आओ। नंबर 1, इस क्रिया द्वारा पौधों में पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस क्रिया द्वारा पौधों में सक्शन प्रेशर या चूषण दाब उत्पन्न होता है और यही दाब रसारोहण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इस क्रिया द्वारा प्लांट में ठंडापन का प्रभावी होता है, जिससे प्लांट एक निश्चित ताप बनाए रखता है, इसलिए प्लांट अधिक गर्मी में भी नहीं मुरझाते। चौथा पॉइंट इसमें क्या लिखा है, इस क्रिया द्वारा प्लांट में अतिरिक्त जल कोशिका से बाहर निकल जाता है, तो एक्सेस वाटर जो मैं आपको भी बता रहा बाहर निकलना जरूरी भी है। नंबर 5 पॉइंट, इस क्रिया द्वारा यांत्रिक ऊतकों का निर्माण होता है, मैकेनिकल टिश्यू का निर्माण होगा, याद रखना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये क्रिया होगी तो फल हमें मीठे मिलेंगे। तो ये मेन पॉइंट आपके सामने आ गया। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपीरेशन फैक्टर, इसको भी अपनी लेवल पे खुद ने लिखना है। जैसे आपको स्टोमेटल मूवमेंट आया है, वैसे ट्रांसपिरेशन फैक्टर, लाइट बेस्ट है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, या अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा है ट्रांसपिरेशन ज़्यादा, एयर ज़्यादा है, ये याद रखना। तेज़ आंधी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तेज़ आंधी आती है उस समय ट्रांसपिरेशन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, वापस फिर शुरू हो जाएगा, याद रखना। सॉइल वाटर बहुत बढ़िया है, वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, ट्रांसपिरेशन बढ़िया होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़िया होगा, ट्रांसपिरेशन बेस्ट होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने लेवल पे खुद ने तैयार करनी है। सो दैट इज़ द ट्रांसपिरेशन। ये अपनी ट्रांसपिरेशन की सेकंड वीडियो कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट्स, सेम पॉइंट वही, वीडियो कैसी लगी लाइक करो, डिफरेंट स्टूडेंट्स को शेयर करो। मैं बार बार आपको डैम श्योर, हर वीडियो में अपना डैम श्योर वर्ड बोल रहा हूँ, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। मेरी 20 से 25 मिनट की वीडियो को केवल सुनो, उसको सुनते जाओ, सुनने से आपको 50 से 60% तक ना यादों में बैठा हूँ और 45 से 45 नंबर 100% पक्के हैं। सेम पॉइंट, अगर अभी अभी आपने चैनल देखा है मेरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दूं और आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। नोट्स पूरे चाहिए, फुल फ्लैश नोट्स चाहिए, PDF, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।